हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, हमने फोर्थ हेड है, हमारा इनकम टैक्स का फोर्थ हेड है, जिसमें हम क्या लेते हैं, कैपिटल गेन लेते हैं। कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं। तो पहली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कैपिटल असेट्स। कौन सी कैपिटल असेट्स को हमने इस हेड के अंदर लेना है। बहुत सारी ऐसी कैपिटल असेट्स थी जो कि हमने इस हेड के अंदर नहीं लेनी है। कैपिटल असेट्स तो है लेकिन हमने इस हेड के अंदर नहीं लेना है। इस टॉपिक को मैंने आपके साथ डिटेल में किस में कर लिया है, पहली वीडियो में कर लिया है। दूसरी वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, वो अलग अलग टैक्स लगता है, रेट अलग अलग लगते हैं। इसलिए हमने उसको टाइम पीरियड के हिसाब से क्या मान लिया है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स निकालेंगे तो किस पीरियड पर निकालेंगे। जैसे मैंने शेयर ही है, यदि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, 12 महीने के अंदर मैंने खरीदे और बेच दिए, तो वो कौन सा गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। वही शेयर यदि मैंने कुछ शेयर वह उसी कंपनी के शेयर मैंने 13 महीने रख लिए, ठीक है, तो वो क्या बन गया, फिर बेच दिए मैंने, वो क्या बन गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी ध्यान देने वाली कि मैंने जिस दिन तो बेचे वो तो टाइम पीरियड मुझे पता चल गया है ना, और स्टार्टिंग डेट, ठीक है, उस पीरियड को देखना है पहले। उसी पीरियड वही पीरियड मुझे डिसाइड करेगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो स्टार्टिंग पीरियड में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस दिन मेरा नाम ट्रांसफर होता है उस डेट से लेकर जिस दिन बेचते हैं वो टाइम पीरियड हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो टाइम नहीं आता। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरे नाम ट्रांसफर हुए हैं लेकिन उससे पहले वाले टाइम पीरियड को भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे समझो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ, फिर जैसे मैंने आपका एग्जांपल ही लेती हूँ। जैसे मेरे फादर ने मुझे क्या कर दिया, कोई गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो जब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ना, तो मैं कहूँगी जिस दिन मेरे नाम ट्रांसफ़र हुई उस डेट से लेकर और मैंने बेचा वो पीरियड आएगा नहीं, बल्कि मेरे फादर ने जिस डेट को खरीदा है उस डेट से लेकर और जिस डेट को मैंने बेचा है वो टोटल पीरियड आएगा, ना कि उन्होंने जब मुझे दिया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये हुई ना। तो एज ए रूल क्या होता है नॉर्मली कि मैं ओनर कब बना था, जब उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब उन्होंने भी खरीदा था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पिछला डेट भी उसमें क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी जिस दिन मुझे ट्रांसफ़र हुई है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। ये आपने ध्यान से सुनने हैं क्योंकि ये नॉर्मली नहीं है, ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है ना, जिस दिन मुझे ट्रांसफ़र हुई और जिस दिन मैंने बेची उस टाइम पीरियड को मैं काउंट कर लेती हूँ। लेकिन इस केस में जिस दिन मुझे ट्रांसफ़र हुई है उससे पहले वाले पीरियड को भी ऐड करके फिर देखा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट्स, कितने टाइम पीरियड के लिए मैंने वो एसेट्स रखी हैं। मतलब कि इसमें केवल वही टाइम पीरियड नहीं आएगा जिस दिन से मुझे ट्रांसफर हुई है, बल्कि पहले वाले पीरियड को भी ऐड किया जाएगा। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट टाइप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं शेयर हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं लिक्विडेशन में जाती हैं। हाँ, आपको पता ही है ना, लिक्विडेशन मतलब बाइंडिंग अप होता है, उनका लिक्विडेशन में जाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि जिस दिन वो शेयर लिक्विडेशन में जाएगा, द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑन विच द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन इज टू बी एक्सक्लूडेड। जिस पीरियड को कंपनी लिक्विडेशन में जाती है उस पीरियड को इंक्लूड नहीं करना है, उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है जब आप टाइम पीरियड निकालोगे। जिस कंपनी के शेयर है ना, आप शेयर का कैपिटल गेन निकाल रहे हो ना कि शेयर इतने लिए मैंने और बेच रही हूँ, ठीक है, तो उस गेन को टाइम पीरियड निकालते समय उसके लिक्विडेशन के पीरियड को हमने काउंट नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। फिर देखना है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड बाय स्पेसिफाइड मोड मेंशन इन सेक्शन 49(1). जैसे कि बहुत सारी एसेट्स है जो मुझे कैसे मिली हुई है, गिफ्ट के तौर पर मिल गई है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है, बिल मतलब वसीयत में मिल गई है, सक्सेशन में मिल गई है, इन्हें मतलब पुश्तैनी मिल गई है। द पीरियड फॉर विच द एसेट्स वॉज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इंक्लूडेड। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, वसीयत दी है, जैसे मर्जी दी है, जिस दिन मेरे नाम ट्रांसफ़र हुई है उस डेट से मैं काउंट नहीं करूँगी कि मैंने कौन सा पीरियड भी काउंट करना है जो प्रीवियस ओनर ने जब खरीदी थी उस पीरियड को भी ऐड करके, और जिस दिन मैंने बेची है उस टोटल पीरियड को देखेंगे कि होल्डिंग पीरियड वो माना जाएगा, ना कि जिस दिन मेरे नाम ट्रांसफर हुई। क्योंकि मैं बेच रही हूँ ना, तो कैपिटल गेन तो मेरा हुआ, लेकिन यदि मेरे पापा ने मुझे दी है तो उन्होंने जब खरीदी थी तो वो पीरियड से तब देखेंगे कि शॉर्ट टर्म आएगा कि लॉन्ग टर्म आएगा, है ना, दोनों में फ़र्क पड़ गया ना। तो इन्होंने कहा वो पिछला टाइम पीरियड भी इसमें काउंट किया जाएगा होल्डिंग में। ठीक है,
हो सकता है कि जैसे मेरे फादर ने ली 1 जनवरी 2001 को ली, है ना, और उन्होंने मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिए 1 जनवरी 2016 को, और मैं बेच रही हूँ 2017 को, ठीक है। तो पीरियड मैं कहती हूँ 1 साल की ही ओनरशिप हुई मेरी, है ना, शॉर्ट टर्म हो गया। लेकिन नहीं, जो 15-16 साल मेरे पेरेंट्स ने पहले की खरीदी हुई है तो वो पीरियड भी ऐड होगा, तो कैपिटल तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर रिक्वायर्ड इन इंडियन एमलगामेटेड कंपनी, जैसे कि आपको पता है ना कि बहुत सारी कंपनी एमलगामेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, एमलगामेट हो जाती है। जैसे ए कंपनी है वो सी कंपनी में एमलगामेट होगी, जब ए कंपनी सी में एमलगामेट होगी तो ए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ए कंपनी के शेयर होल्डर थे, उनको ए कंपनी के शेयर के बदले, क्योंकि ए खत्म हो गई, कि किस कंपनी के शेयर मिल गए, सी कंपनी के शेयर मिल गए, अब वो किस कंपनी के शेयर के मालिक बन गए, सी कंपनी के शेयर के मालिक बन गए। और वो जब वो वाले शेयर बेचते हैं, सी कंपनी के शेयर बेचते हैं, तो वो कहते हैं टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड वो तब से नहीं निकालेंगे कि जिस दिन वो सी कंपनी के शेयर के ओनर बने हैं, बल्कि वो उस दिन से मालिक माने जाएंगे जिस दिन उन्होंने ए कंपनी के शेयर लिए हैं। तो समझ गए ना, ये थोड़ा अलग सा हो गया ना। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप सी कंपनी के शेयर होल्डर बने हैं, क्योंकि आपको जो वो शेयर मिले हैं वो ए कंपनी के बदले मिले हैं, है ना। तो ए कंपनी के भी शेयर जब आपने खरीदे थे तो पिछला टाइम पीरियड भी उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर दिया जाएगा। द पीरियड फॉर विच द शेयर इन द एमलगामेटिंग कंपनी वॉज हेल्ड बाय द एसएससी शैल बी इंक्लूडेड, तो पिछला टाइम पीरियड भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है शेयर रिक्वायर्ड इन इंडियन रिजल्टिंग कंपनी, इन इंडियन रिजल्टिंग कंपनी। ये सेम वही केस है जो हमारा एमलगामेटिंग के केस में, इन केस ऑफ ए शेयर इन ए इंडियन रिजल्टिंग कंपनी विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी इन ए स्कीम ऑफ डीमर्जर, द पीरियड फॉर विच द शेयर इन द डीमर्ज कंपनी वॉज हेल्ड बाय द एसएससी शैल बी इंक्लूडेड, ठीक है। पिछला टाइम पीरियड भी इसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि हमने एमलगामेटेड के केस में कहा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग राइट शेयर, राइट शेयर आपको पता ही है, जो शेयर होल्डर को हम राइट देते हैं कि आप शेयर खरीद लो या अपने फ्रेंड के नाम खरीद लो, या फिर यदि आपने जवाब नहीं दिया तो हम किसी को बेच सकते हैं। तो जब राइट शेयर का किस टाइम कहेंगे कि उसके पास ओनरशिप आएगी, तो उसका शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ शेयर, जिस दिन उसको शेयर दिए जाएंगे, अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। समझ गए आप। 6th पॉइंट है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब किसी को, जैसे ना पब्लिक को नहीं दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों को सिक्योरिटी दी गई है। या स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, मैंने आपके साथ डिटेल में कर दिया गया है। स्वेट इक्विटी शेयर दिए थे कंपनी के डायरेक्टर और एम्प्लॉय को कम रेट पर दिए जाते हैं। तो उनकी ओनरशिप कब से मानी जाएगी, उनकी ओनरशिप कब से मानी जाएगी, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्वेट लोटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिए जाते हैं, बाय द एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाते हैं, किसी कंसेशन डेट पर दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। द पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस डेट से हम उसका ओनरशिप मानेंगे, अलॉटमेंट जब उनको कब मिली है, अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जब उनको ट्रांसफ़र हुए हैं। ये देखो मैं आपको सारे टॉपिक यही बता रही हूँ। बेचने का टाइम तो पता ही है ना, कि उसने मतलब कि टोटल टाइम शॉर्ट टर्म निकालना है, तो उसने जब उसको वो शेयर को अलॉट किए गए हैं या ट्रांसफ़र किए हैं उस डेट से उसको माना जाएगा, ठीक है। 7th पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी, नहीं, एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय नॉन रेजिडेंट और ऑन रिडम्पशन ऑफ ग्लोबल डिपॉजिट रिसीप्ट्स इन केस ऑफ द शेयर इन ए कंपनी एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट, जो ऐसे कंपनी के शेयर जिसने किसने लिए हैं, नॉन रेजिडेंट ने लिए, ऑन रिडम्पशन ऑफ ग्लोबल डिपॉजिट रेफर टू सेक्शन 115 AC/AB हेल्ड बाय सच एन एसएससी, द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच ए रिक्वेस्ट फॉर सच रिडम्पशन वॉज मेड, ठीक है, उस दिन से मानी जाएगी, ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। जैसे आपको पता ही है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कराए हैं, तो उसमें एक टाइप थी कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। आपने मान लिया है 1 जनवरी 2011 को प्रेफरेंस शेयर ले लिए हैं और कंपनी ने आपको प्रेफरेंस दे दी कि आप 2 साल के बाद इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2013 में आपने क्या किया, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, और 2014 में आपने ये क्या कर दिया, शेयर बेच दिए, ठीक है। 2011 में लिए प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर लिए, और 2013 में आपने इसको किसमें, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए। फिर आपने इसी इक्विटी शेयर को 2014 में बेच दिए। जब आपने इक्विटी शेयर मार्केट में बेचे तो क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो आप देखेंगे कितने पीरियड के लिए आपने इक्विटी शेयर रखे हुए हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने 2013 में इक्विटी शेयर लिए हैं, तो आपको वो पीरियड जब आपने प्रेफरेंस शेयर लिए थे ना, क्योंकि आपको जो इक्विटी शेयर है किसके बदले में लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर के बदले में लिए ना, तो प्रेफरेंस शेयर जिस दिन आपने खरीदे हैं
उस पीरियड से काउंट होगा, ना कि उस पीरियड से जिस दिन आपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है। तो मेरे कहने का मतलब है, तो इक्विटी शेयर का टाइम पीरियड कब से माना जाएगा, जिस दिन से आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी इंक्लूड द पीरियड ऑफ विच द प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय द एसएससी। ये वाला टॉपिक वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए 2011, 13, 14 ले लिया है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक आया है ये असेसमेंट ईयर 2018 और 19 से लागू हुआ है। असेसमेंट ईयर 2018 से 19 को लागू हुआ है, मतलब बैक डेट। जैसे मैं नॉर्मली आपने क्या करना था, इक्विटी शेयर का तो मैं ओनर बनाओ 2013 में, है ना, मैंने 2013-14 में मत जाइए आप, क्योंकि ये 18-19 में लगे। मैं तो आपको समझाने के लिए डेट्स ली हैं, मतलब कि कहने का मतलब है जिस दिन आपने प्रेफरेंस शेयर लिए है, चाहे बीच में आपने कन्वर्ट इक्विटी शेयर में किया है, तो प्रेफरेंस शेयर वाली डेट भी उसमें इंक्लूड होगी, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर जिस दिन आपने बेचा वो वाला पॉइंट। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे। 9th है यूनिट एक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फंड प्लान। म्यूचुअल फंड प्लान, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द यूनिट ऑफ कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, the period for which the unit in consolidating plan of mutual fund were held by SSC। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर कब से लागू हुआ, 2018 से 19। ठीक है, ये पहले नहीं लागू हुआ था, ये 2018 से 19 में लागू हुआ है। 10th है हमारा कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट्स। जैसे हम स्टॉक को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैंने 2 बार कर दिया, इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट्स, यहाँ भी मैंने टाइप कर दिया, 2 बार ही हो गया। फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, जिस दिन हमने इसका किस डेट से हमने लेना है, जिस डेट से हमने कन्वर्जन और ट्रीटमेंट किया, असेसमेंट किया 2019। ठीक है, ये तब से लागू हुआ है। ठीक है, तो हमारा 11th पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। यदि हमने कोई भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिए हैं, तो उस केस में क्या करें, इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट टाइम पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बाय ब्रोकर ऑन द बिहाफ ऑफ द एसएससी। जब ब्रोकर ने मेरे बिहाफ पर शेयर लिए हैं, उस डेट से वो माना जाएगा। उस जो वो स्टार्टिंग डेट कब से मानी जाएगी, जिस दिन ब्रोकर ने मेरे बिहाफ पर शेयर लिए हैं। वैसे ही हमने ऐसे ही करना था वैसे। और इशू ऑफ फ्लैट इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लैट ले लेती है, फिर अपने मेंबर को बांट देती है, तो किस डेट को कहेंगे मैं फ्लैट का टाइम पीरियड को, क्योंकि फ्लैट में फ्यूचर में बेच देती हूँ, मेंबर फ्यूचर में बेच देता है, तो कैपिटल गेन निकालना है, तो शॉर्ट टर्म माने कि लॉन्ग टर्म माने, तो कौन सी डेट से स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें क्या है, टू कंप्यूट द कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फ्लैट इशूड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ फ्लैट शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिस दिन उसको शेयर दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिस दिन उसको शेयर किस में मिला है, डेट ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस दिन से काउंट किया जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप राइट बाय मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप राइट बाय मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग मेंबरशिप राइट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच राइट, जिस दिन उसको इस राइट की अलॉटमेंट की गई है उस डेट से माना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इतना पता चल गया कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के लिए किस पर कैपिटल गेन निकालते हैं, कैपिटल एसेट्स पर निकालते हैं। तो पहली वीडियो में आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि पता चले कि कैपिटल एसेट्स कौन सी इनकम टैक्स में इस हेड के अंदर काउंट करनी है। कोई कुछ कैपिटल एसेट्स है वो बिजनेस में भी जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ इस हेड की बात कर रही हूँ। ठीक है, और फिर क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अलग टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म पर अलग लगता है, इसलिए दोनों को अलग अलग करना जरूरी होता है। तो शॉर्ट टर्म और कैपिटल में टाइम पीरियड के बेस पर अलग अलग किया गया है। तो टाइम पीरियड हमने 12 महीने निकालने हैं, 24 महीने निकालने हैं, 36 महीने निकालने हैं। कैसे निकालें, एक तो जिस दिन उसने बेच दी है ना, ये तो पता ही होता है कि इस दिन बेची है। स्टार्टिंग डेट कौन सी माने, तो ये मैंने आपसे किया। जैसे गिफ्ट के केस में मैं कहूँगी गिफ्ट तो मुझे इस दिन मिला है, नहीं, जिस दिन गिफ्ट पुराने ओनर ने खरीदा है ना, जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, उस डेट को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया ना, इसलिए सारे टफ टाइम। जैसे अमलगमेटिंग कंपनी है, जैसे कि मर्जर है ना, आपको सी कंपनी के शेयर ले लिए हैं आपने, पर आपने पहले किस कंपनी के खरीदे थे, ए कंपनी के शेयर खरीदे थे ना, वो बाद में कन्वर्ट होकर आपको सी के मिल गए हैं। तो आपकी डेट ऑफ आपने एक्वायर कब किए हैं, तो ए कंपनी के जब आपने शेयर खरीदे थे, चाहे आप सी कंपनी के ही शेयर मार्केट में बेच रहे हैं, तो आपकी डेट कब से मानी जाएगी, जब आपने ए कंपनी के शेयर खरीदे थे।
ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कि पिछली डेट में जिस दिन आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र की गई है तो पुरानी डेट को भी उसको डेट को ऐड किया जाएगा। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र उस डेट से और जिस दिन हमने बेचे उस डेट को काउंट कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। लेकिन इस केस में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि पुरानी डेट को भी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसमें गड़बड़ कर दी सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, वैसे ही गलत, थियोरी भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो ये सारे पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो ये हर एक टॉपिक हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे आप शॉर्टकट बनाते ना, ये कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हर एक पॉइंट जितना पढ़ोगे, जितना आप सीखोगे, हर चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में आपकी क्लैरिफिकेशन होगी। यदि आपने इसके न्यूमेरिकल में जाओ तो न्यूमेरिकल तभी होगा जब को आपको 100% थियरी आती हो, वो बहुत डिटेल में आती हो। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ सबसे पहले थियरी स्ट्रॉन्ग करो। यदि थियरी स्ट्रॉन्ग हुई न्यूमेरिकल अपने आप होगा। पेपर में कोशिश करो थियरी करो, विद सेक्शन करो, 100% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, थियरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आपने थियरी कर ली ना तो आप माहिर होके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू।